इसे ही कहते हैं चार्टर एक्ट। 1833 तक आते आते कंपनी ने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया था। अठारह सौ तैंतीस में जो चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ, इसमें कंपनी, अभी तक बात ये चल रही थी कंपनी का राज्य समेटा जाए भारत से, लेकिन इनका शासन 20 साल तक और बढ़ा दिया गया भारत में। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे जितना प्रांत थे ब्रिटिश, सभी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यस अभिषेक, थैंक यू। पैन इंडिया गवर्नर जनरल बन गया। शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कहा जाता है इस एक्ट के द्वारा किया गया, क्योंकि सारी शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई। सुबह 8 बजे होती है स्पेशल क्लास। तो सारी शक्तियां चूंकि गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या हुआ, जो कि कल हमने देखा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह अधिकार दिया गया, पहले तो गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि ये पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है। कौन से क्लास को बाद में देख सकते हैं? सभी क्लासेस को बाद में दे सकते हैं, सब रिकॉर्डेड होते ही होते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह अधिकार दिया गया कि ये गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए कानून को चाहे तो रद्द कर सकता है, चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है। चूंकि गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया कि ये कानून बना सकता है, इसलिए इसके कानून को कहा जाने लगा अधिनियम। इसके पहले के विधियों को अधिनियम नहीं कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विनियम। विनियम यानी चार्टर, अधिनियम यानी आर्टिकल। इसी एक्ट में अंग्रेजों को अधिकार दिया गया कि भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, बिना लाइसेंस के बच सकते हैं, कोई भी व्यापार ही नहीं, अंग्रेज। हाँ, बसेंगे तो आसमान पे नहीं बसेंगे, जमीन ही खरीद के नहीं बसेंगे। बस सकने का मतलब क्या है? पेड़ पे घोंसला बनाएंगे। क्योंकि गवर्नर जनरल को यहाँ पे राइट था कि वो कानून बना सकता है, लेकिन इसके लिए कानूनी जानकारी होनी चाहिए। तो एक लॉ कमिश्नर की नियुक्ति की गई गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में। चौथे सदस्य को शामिल किया गया। अभी तक 3 सदस्य थे। ये जो लॉ कमिश्नर था, ये इसके पास वोट का अधिकार नहीं था। सदस्य तो था, लेकिन ये वोट नहीं डाल सकता था। परिषद की बैठक में भाग ले सकता था, अपने विचार दे सकता था, बस। पिछले मैंने बताया कंपनी चाय और चीन का एक अधिकार अभी अपने पास रखी थी। इस एक्ट के तहत कंपनी से चाय और चीन का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया।
अधिकार यानी एकाधिकार, कंपनी को ही नहीं सिर्फ व्यापार करने की अनुमति थी, कोई भी कर सकता था। कंपनी को प्रशासन और राजनीति दोनों का दायित्व तो था ही पहले से। गवर्नर जनरल जो भी निर्णय लेता था वो कानून बन जाता था, और इन कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया कि वो एक आयोग बना सकता है जो गवर्नर जनरल द्वारा लिए गए निर्णयों को कानून के रूप में संग्रहित करे। तो इसी के कारण अगले ही साल 1834 में एक 4 सदस्यों वाली विधि आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष था मैकाले। 1834 में विधि आयोग मीन्स वो कमीशन, लॉ कमीशन। इसी आयोग के किसी एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। कानून बना दिया गया। कानून तो बनाया गया था 1834 में, बाद में आगे चल करके 1843 में 1843 में एक विधि 5 नियम 5वां था, इससे दास प्रथा का कर दिया गया उन्मूलन। इस एक्ट की एक धारा है 87, ये इंपॉर्टेंट। इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि कंपनी में जो भी सरकारी पद हैं उनमें जब भी सिलेक्शन किया जाएगा किसी का, तो उसके प्रतिभा के आधार पर किया जाएगा। उसको जन्म, धर्म, मूल, वंश, जाति, रंग, इस आधार पर योग्य या अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। गवर्नर जनरल कानून बनाने का अधिकार तो था। इसके एक और आदेश दिया गया इसके परिषद को कि पूरे देश के लिए एक ही बजट ये बनाए। तो भारत में एक तरह से कानून की स्थापना और भारत में संविधान निर्माण का शुरुआती संकेत इस एक्ट ऑफ 1833 में दिखता है। हाँ, आर्टिकल 15 का भी यही है। इस पे तो फिल्म भी बनी है। तो धारा 1833 समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है धारा 1853। यहां तक आते आते भारतीयों ने कंपनी के प्रतिक्रियावादी शासन की समाप्ति की मांग बहुत तेज कर दी थी। तो ये भी इस धारा पे इसका प्रभाव दिखता है। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी ने जो कुकर्म किए थे उसका भी प्रभाव इस धारा पे दिखता है। 1853 के एक्ट के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि कानूनी कार्य और प्रशासन
एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल, ये दोनों काम अलग अलग कर दिए गए, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। कानून, अचानक कानून बढ़ने का बोझ बढ़ने लगा, तो कानून बनाने के लिए भारत में उसकी आवश्यकता महसूस होने लगी। कानून निर्माण के लिए एक अलग ही संस्था बनाई गई, जिसे कहा गया विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये विधान परिषद आज भी है भारत के कतिपय प्रदेशों में, और 12 सदस्यों की नियुक्ति की गई इस विधान परिषद। तो ये 12 जो सदस्य आए थे वो अलग अलग 12 क्षेत्रों से आए थे हिंदुस्तान के। तो यहाँ पर एक हमें नई बात दिखाई देती है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत हमें दिखाई देता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। अब विधान परिषद का काम क्या था? देश के लिए कानून बनाना। लेकिन विधान परिषद कानून बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं थी। इसको कोई भी कानून बनाने या उसको पास करने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी पड़ती थी, और गवर्नर जनरल किसी किसी कानून पर रोक लगा देता था, इसे कहते थे वीटो। तो विधान परिषद के पैदा होने के बाद भी, हाँ, फर्स्ट बनी थी 1853 के एक्ट। विधान परिषद के बाद भी अभी विधि सदस्य तो था, जिसको पिछले एक्ट में शामिल किया गया था। तो इसने कहा कि भाई हमें कोई अधिकार ही नहीं बचा है मेरे पास, तो विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया और कहा गया आप कानून वाला काम छोड़ दो, बाकी जो सदस्य काम करते हैं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में वो करते रहो। पूर्ण सदस्य बना दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय इसमें यह था कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भारत में शुरू करना। जो आज तक चल रहा है, यानी कंपनी में अगर कर्मचारियों की नियुक्ति होनी थी तो उसका मनोनयन नहीं होता था, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शुरू कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया कि वो जब चाहे तब कंपनी का शासन समाप्त कर सकती है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य की संख्या पहले कितना हुआ करती थी? 24। 24 से इनकी संख्या घटा करके कर दी गई 18, और इनमें से 1/3 यानी 6 को मनोनीत करता था क्राउन। ये जो 1853 का चार्टर्ड लेख है, ये भारत में, ब्रिटिश कालीन भारत में अंतिम चार्टर्ड लेख माना जाता है। इसके बाद कोई चार्टर लेख नहीं आया। यहां तक बात समझ में आ गई? 1853 इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अधिनियम आता है, जिसे हम कहते हैं भारत सरकार अधिनियम। ये कानून बना दिया गया और इंग्लैंड के राजा को अधिकार दिया गया कि वो जब चाहे तब कंपनी के शासन को भारत में इस कानून के मुताबिक खत्म कर सकती है।
1858 का भारत सरकार अधिनियम। ये पहले प्रस्तुत किया था 12 फरवरी 1858 में ब्रिटेन की संसद में पामस्टन में। बाद में पामस्टन को रिजाइन करना पड़ा। इसके बाद डर्बी नाम के प्रधानमंत्री अपने इंग्लैंड के, इन्होंने इसको फिर पेश किया। 2 अगस्त को विक्टोरिया ने साइन कर दिया और ये अधिनियम बन गया। इसमें वॉइस नहीं आ रही। पिछले अधिनियम में ये नियम बनाया गया था कि कंपनी को जब चाहे समाप्त कर सकती है ब्रिटेन सरकार। इस अधिनियम में कंपनी को समाप्त ही कर दिया। अब भारत प्रशासक की भूमिका में था क्राउन। विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र अपना इशू किया कि वो क्या चाहती है भारतीयों से। इस डिक्लेरेशन को कैनिंग ने, जो तत्कालीन वायसराय था, प्रयाग में पढ़ करके दुनिया को सुनाया। इसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज किए गए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको खत्म कर दिया गया और इनके सारे के सारे अधिकार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दिए गए। यानी भारत सचिव को दे दिए गए। अब भारत सचिव ने 15 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई जिसे कहते हैं इंडिया काउंसिल। कि भारत सचिव अनिवार्यतः ब्रिटिश संसद और मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। इंग्लैंड में तो ब्रिटिश मंत्री भारत में क्या करेंगे, इंग्लैंड में ही रहेंगे। इसकी सहायता के लिए इंडियन काउंसिल में 15 सदस्य हुआ करते थे। 15 सदस्य। इन 15 सदस्यों की नियुक्ति अलग अलग तरीकों से की जाती थी। आठ सदस्यों की नियुक्ति करता था ब्रिटेन का क्राउन। 7 सदस्यों का चुनाव करती थी कंपनी के डायरेक्टर करते थे। पंद्रह मेंबर में 8 सदस्य की नियुक्ति क्राउन और 7 सदस्यों के चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टर ये करते थे। ये भी नियम बनाया गया कि 15 सदस्यों में से कम एट ए टाइम 10 सदस्य होना चाहिए। हाँ बेवकूफ।
10 सदस्य ऐसे जरूर होना चाहिए, नहीं 9 सदस्य, जो 10 साल भारत में सेवा कार्य कर चुके हैं और भारत छोड़े हुए 10 साल से ज्यादा इनका टाइम पीरियड ना रहा हो। इस तरह से भारत सचिव, जो कि ब्रिटिश मंत्री होता था, और इसकी काउंसिल, इन दोनों को मिला करके होम गवर्नमेंट नाम दिया गया। होम गवर्नमेंट। इनकी सैलरी भारत से ही आती थी। ये परिषद जो थी 15 लोग थे, ये केवल भारत सचिव को सलाह देते थे और परिषद के सदस्यों को भारत सचिव नहीं हटा सकता था। इनको पदच्युत करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को मिला था। ब्रिटिश भारत सचिव को, अच्छा, भारत सचिव अलग है और गवर्नर जनरल अलग है, ये दोनों अलग अलग। भारत सचिव चाहे तो गोपनीय रूप से गवर्नर जनरल से मंत्रणा कर सकता था, पत्र व्यवहार कर सकता था, गुप्त पत्र। लेकिन अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय को मानने के लिए बाध्य था। बाकी विषयों पर राय को ठुकरा सकता था, लेकिन जहां तक इकोनॉमी का संबंध हो, वहां नहीं ठुकरा सकता था। अब यहाँ पे वायसराय या गवर्नर जनरल के ऊपर एक और अथॉरिटी आ गई। वो अथॉरिटी कौन सी थी? इंडियन सेक्रेटरी। इंडियन सेक्रेटरी गवर्नर जनरल को रेगुलेट करने लगा और ये गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगा। तो प्रतिनिधि के लिए शब्द है यूरोप में वायसरॉय। पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार था इंडियन सेक्रेटरी को। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में कितने मेंबर थे, इसके पहले मैंने भी बताया था। इस परिषद के लॉ मेंबर और एडवोकेट जनरल, इन दोनों की नियुक्ति करने लगा सम्राट। तो ये 1858 का अधिनियम समझ में आया? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? लास्ट वाला लॉ मेंबर और एडवोकेट जनरल, इन दोनों की नियुक्ति करने लगा सम्राट। अब ये वायसराय के ऊपर ही दोनों शक्तियां स्थापित हो गई ना, एक भारत सचिव
और दूसरी उसकी 15 मेंबरों वाली काउंसिल। ये वायसराय के ऊपर थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटा दिया गया था, उसकी जगह आ गई। तो अब वायसराय को नहीं, वायसराय तो बस प्रतिनिधि था क्राउन का, इनको होम गवर्नमेंट कहा जाने लगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसी से भारत में संवैधानिक विकास शुरू होता है। क्योंकि इसी एक्ट से भारतीयों को शासन में भागीदारी दी गई। जैसे गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह नया राज्य बना सकता है, उसमें गवर्नर और लेफ्टिनेंट की नियुक्ति कर सकता है। लेफ्टिनेंट यानी प्रांतों का प्रशासक, वह राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। अभी केंद्रीय कार्यकारिणी में कितने सदस्य थे? 4। 4 में एक की संख्या और बढ़ा के कर दी गई 5। और ये 5वें सदस्य को कहा गया कि इसको कानून का जानकार होना चाहिए, यानी विधिवेत्ता होना चाहिए। लॉ कमिश्नर। इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक, तार, धर्म के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार प्रदान किया गया। जो भारत परिषद थी इसके पहले, भारतीय परिषद को बनाया गया विधायी संस्था, कानूनी संस्था। और गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार दिया गया, चाहे तो बढ़ा सकता है मनोनयन के द्वारा। अभी तो 5 ही थे, 5 से 6 कर सकता है, 12 कर सकता है। अब ये सदस्य जो थे कानून निर्माण में सहायता करने के लिए थे, और इनमें जो आधे सदस्य हुआ करते थे, हाफ, इनका भारतीय होना जरूरी था। और ये मनोनीत किए जाते थे सिर्फ 2 साल के लिए। इनका काम था कानून का निर्माण, लेकिन कार्यपालिका पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता था, विधायिका पे हो सकता था। गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया कि जब वो चाहे इनकी राय को ठुकरा सकती है। गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग कर सकता था किसी भी राय के लिए, उनको ठुकराने के लिए। इस अधिनियम में वायसराय को परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके आधार पर वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। ये पोर्टफोलियो सिस्टम। विधायिका मीन्स कानून, नहीं, विधान मीन्स कानून, विधायिका मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली। ये शब्द बना है विधान से, विधान का मतलब होता है कानून। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब है कि सभी डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया जाए, एग्रीकल्चर, डिफेंस, एजुकेशन, रिसर्च।
तो पोर्टफोलियो सिस्टम किस अधिनियम के तहत आया? और किस गवर्नर जनरल के द्वारा आया? इसी पोर्टफोलियो सिस्टम के बाद बनना शुरू हुआ मंत्रिमंडल, मिनिस्ट्रीज। तो भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी इसके बाद। इस सिस्टम से गवर्नर जनरल को इमरजेंसी में विधान परिषद की अनुमति के बिना एक ऑर्डिनेंस जारी करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई की सरकारों को फिर से कानून बनाने और उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। कोई भी अधिनियम हो, सबसे हेड पे बैठा था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल जब आदेश देता था तभी कोई कानून बनता था, वैधता प्राप्त करता था। इसी 1861 के एक्ट के अंतर्गत विधान परिषदों की स्थापना हुई बंगाल में। पहले बंगाल में ही हुई, उसके बाद 1886 में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। हाँ, उसके बाद पंजाब में। अठारह सौ संतानवे में। हफ्ते में एक बार गवर्नर जनरल की परिषद बैठक करती थी, इसकी अध्यक्षता वायसराय करता था। पहली बार विधि निर्माण में, कानून बनाने में भारतीयों की नियुक्ति हुई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि पहली बार हम देखते हैं कि विधि निर्माण में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति होती है। ये गैर सरकारी सदस्य पूरी तरह से भारतीय थे। तो यहां तक हम देखते हैं कि बंबई और मद्रास, इनको विधि निर्माण की शक्ति फिर से प्राप्त होगी, फिर से अपना कानून खुद बना सकते थे। तो यहां तक केंद्रीकरण चल रहा था, यहां से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होता है, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। तो यहां तक समझ में आ गई बात। आप लोग को भी नींद आ रही है मेरी तरह? काफी स्लो चल रहा है कहानी। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं।
हाँ वीरेंद्र, सही पकड़े हो। सुबह मेरे पास टाइम नहीं है। सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से क्या आ सकते हैं? मानसिक मेहनत बहुत थकाती है, शारीरिक नहीं, शारीरिक तो कम थकाती है, मानसिक बहुत थकाती है। कहाँ आंसर दिया हुआ है? हो गया तो फिर कर लो। कॉलेज से आने के बाद डेली मैं सो जाता हूँ, आज बच्चों ने पिज्जा पिज्जा के चक्कर में सोने नहीं दिया। मुझे भी एक बाइट खिला दिया, जब से मैं पिज्जा खाया तब से नींद आई। आंसर कहाँ दिख रही है बताओ ना मुझे, कैसे दिख रहा है आंसर आपको? आंसर इसमें कहाँ दिख रहा है किसको? तुम्हें दिख रही है? सत्रह सौ इक्यासी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन किया गया। सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल और न्यायालय के अधिकार टकराने लगे थे। कोई बात नहीं देव मित्रा, हाँ कल पीपीटी पीपीटी तुम लोग जो भी पीडीएफ 1 घंटे के अंदर जो मैसेज करेंगे उनको मैं भेज दूंगा 9 बजे तक, ठीक है? 9 बजे के बाद के आए हुए मैसेज को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जो जॉब पे जाते हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, जिसका एग्जाम है जॉब है वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन उनको भी पैसे लोग बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन 24 घंटे मैसेज ही करते रहते हो, मैं तो पागल हो जा रहा हूँ पढ़ के। तुम करो ना, जो जॉब पे जाते हो एग्जेम्प्टेड हैं उनको बाद में मैं कर दूंगा पीपीटी शेयर। अच्छा, इसमें ये भी हो रहा है कि जिन लोगों ने क्लास नहीं अटेंड किया वो भी मांग रहे हैं पीपीटी, ठीक है? 1 घंटे बाद 9 से 10 तक, 1 घंटे मैसेज करने के लिए काफी नहीं है? 10 बज के 1 मिनट पे जो आएगा उनको भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मेरा मोबाइल मैसेज से भर गया है। कुछ लोग तो मेडिकल लगा लगा मेडिकल की फोटो खींच के भेज दे रहे हैं। एक मैडम लिखती है कि मुझे सारे पीडीएफ दे दो जितने जितने आपके पास है सब दे दो। तो अच्छा, जब मोबाइल खोलो 50 मैसेज आए हुए, पीडीएफ 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 पीडीएफ, दिमाग पागल। जो जरूरी मैसेज है वो नीचे चला जाता है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल पर पूर्ण अधिकार हुआ। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था, जिसके अनुमति के बिना गवर्नर जनरल युद्ध या संधि नहीं कर सकता था। वेरी गुड, इनवाइट कर दिया है तो आना ही है। अरे कुछ विचार भी तो होना चाहिए। मनुष्य एक विवेकवान प्राणी है, विवेक का उपयोग भी तो करना चाहिए कि मतलब परसों क्लास हुई है आज तक आ ही जा रहा है। देख लिया तुम लोगों ने वीडियो, इसलिए डिलीट कर दिया? वो मेरी बीबी यही सब डालते रहते।
1786 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को भारत में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार मिला। अब वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के निर्णयों को रद्द कर सकता था। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? 1793 से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारत से लिया जाना निश्चित हुआ। एटीन 30 से अधिनियम से कंपनी का भारत पर व्यापारिक अधिकार खत्म हो गया। 1813 के अधिनियम अंग्रेजों द्वारा का भारत पर व्यापार बिना लाइसेंस के संभव नहीं रहा। 1833 के अधिनियम से कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए पहली बार बढ़ाया गया था। इसमें क्या गलत है? स्लाइड नहीं दिख रही है, रिफ्रेश करता हूँ। राष्ट्रवादी इतिहास विद्या की प्रेरणा औपनिवेशिक इतिहास लेखन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई। औपनिवेशिक इतिहास लेखन ने इतिहास के एक नए दायरे की खोज के लिए कुछ बेहतरीन राष्ट्रवादी दिमागों का नेतृत्व किया। किसने पूछा ये जोर यहाँ पे क्या लिखा है? चना जोर गरम। राष्ट्रवादी इतिहास विद्या की प्रेरणा, ये गलत, ये विद्या नहीं होगा, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की प्रेरणा औपनिवेशिक इतिहास लेखन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में सामने आई। औपनिवेशिक इतिहास लेखन का मतलब ये था कि वो अपने अत्याचारों को अतीत का सहारा लेकर के सही सिद्ध करना चाह रहे थे। वो कहते थे कि हम एक असभ्य राष्ट्र को सभ्य बना रहे हैं, जिसका अतीत पूरी तरह से दग्ध है, सड़ा हुआ है, और इनको हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, सभ्यता का पाठ पढ़ा रहे हैं। भारतीय इतिहासकारों को ये, भारतीय अतीत को ये मानते थे कि गया गुजरा है, गरीब है, संसाधन विहीन है, अंधविश्वासपूर्ण है। तो औपनिवेशिक इतिहासकारों का ये अप्रोच भारतीय लोगों के लिए कष्टदायक था, और भारतीय लोगों ने इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इतिहास की खोज करनी शुरू की, और उनको दुनिया का सबसे समृद्धतम इतिहास मिला, भारत जगतगुरु के रूप में मिला। अगर ये भारतीय अतीत को हे नहीं बताते तो ये खोज की प्रेरणा नहीं शुरू हुई होती। अब जब भारतीय लोगों ने भारतीय इतिहास की खोज की तो बहुत सारे नवीन तथ्य सामने आए जो किसी को जानकारी ही नहीं थी अभी तक। अभी तक लोग इतिहास के रूप में रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद इन्हीं को मान रहे थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, उत्तर वैदिक काल भी है, ताम्रपाषाण, नवपाषाण, ये सब जानते ही नहीं थे, पैलियोलिथिक एज।
ये वही कह रहा है, कारण भी ठीक है और कार्य भी ठीक। नए दायरे की खोज के लिए बेहतरीन राष्ट्रवादी दिमागों का नेतृत्व किया। समझ गए? ये इसमें क्या डाउट है? इसमें क्या डाउट है आपको? आनंदिता, तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है। You should feel happy that you have divine power. 1833 में गवर्नर जनरल को विधायी अधिकार सौंप दिए गए। गवर्नर जनरल को उनकी कार्यकारिणी को भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति दे दी गई थी। मेरे माथे की शिकन, तुम क्या समझोगे बुद्ध शिकन? उन्नीस के अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत सचिव परिषद वाजपेयी कार्यकारिणी परिषद में भारत के सदस्यों को शामिल किया गया। अच्छा, वो जो अब मैं बताने वाला था कि जो वो क्लास मेरी शुरू होने जा रही है परसों से ना, तो वो बाइलिंगुअल होगी। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी वाले बेचारे अत्यधिक परेशान टाइप के पाए जाते हैं। कितने अंग्रेजी वाले हो इसमें? परसों सुबह 8 बजे आप सभी हो ना, ग्रुप में शामिल हो ना मेरे टेलीग्राम पे। मैंने लिंक शेयर कर दिया है। कल भी 8 बजे होगी यूट्यूब पे। कल 5:45 वाली क्लास नहीं है? क्या बात करती हो? लेट मी चेक। ये तो सही बोल रही है, कल नहीं है 5:45 वाली। ठहरो, ठहर जाओ। कल गलती से छूट गया है। मैं, हाँ कल होगी, क्लास होगी। इसमें नहीं है अभी, आज शाम को ऐड हो जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में नहीं शामिल किया गया था ना,
भारत सचिव परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी एक अलग चीज है और विधान परिषद अलग चीज है। विधान परिषद और ये इसको भी हम पढ़ाएंगे 1909 के अधिनियम में वो क्या चीज। नहीं, ये दोनों अलग स्टेटमेंट हैं। सही तो ये दोनों है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। 1909 के अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई, ये तो बात सही है। इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत सचिव परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया, ये भी बात सही है। लेकिन ये दोनों ये अलग चीज है। सांप्रदायिक निर्वाचन एक अलग विषय है और भारतीयों को शामिल किया गया एक अलग विषय है। ये दोनों इंटरलिंक्ड नहीं है, समझे? नहीं समझे? समझ जाओगे, ये विषय ही अलग है। अब नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1852। एक मिनट, मेरे खून पसीने की कमाई को। और दूसरी बात यह है कि भारत के लोग ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। तो मतलब गवर्नर की कार्यकारिणी में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को शामिल करो, तो ये अधिनियम इसी आलोक में आया था। तो प्रांतों में जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, तो पहले तो 10 सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, तो इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग, जैसे बंबई और मद्रास में कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 20 ये निर्धारित कर दिया गया। बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबली में गैर सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित कर दी गई। नॉर्थ वेस्ट में 15। अभी परिषद के अधिकार भी बढ़ाए गए। ये अधिनियम पूरी तरह से परिषद पर ही केंद्रित था। जो भी भारतीय सदस्य थे इनको ये अधिकार दिए गए कि वो बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बार बस, न सिर्फ प्रश्न पूछ सकते हैं बल्कि बहस भी कर सकते हैं। लेकिन इनको मतदान करने का अधिकार नहीं था। अनुपूरक प्रश्न करने का अधिकार नहीं था। इस तरह से 1861 के कानून से ज्यादा इसमें अधिकार दिए गए भारतीयों को। व्यवस्थापिका सभाओं में भारतीयों की वृद्धि की गई।
सदस्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सदस्यों को प्रश्न पूछने, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। लेकिन ये प्रश्न पूछने से क्या होता है, जब तक कुछ ठोस कार्यवाही ना हो। एक बार आप प्रश्न पूछ लोगे कि हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, उसके बाद पूछने कोई अधिकार ही नहीं, तो फायदा क्या। इंडियंस की बात कर रहा हूँ ना, तब अंग्रेजों को अधिकार तो था ही, जी भर के पूछो, अंग्रेजों को पूछने की जरूरत भी नहीं थी। इसके बाद आता है मार्ले मिंटो अधिनियम, इसको कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये 1892 के एक्ट की कमियों को दूर करने आया था। लेकिन इसके दो मुख्य उद्देश्य थे कि भारत में जो उग्रवाद बढ़ रहा है और क्रांति बढ़ रही है, इन दोनों को कैसे समाप्त किया जाए। तो अंग्रेजों को यह समझ में आया कि इन दोनों को समाप्त करने का एक ही तरीका है, वो तरीका है सांप्रदायिकता की आग को भड़का दो। यह जो आपस में फूट डाल लड़ेंगे, इससे इनके अंदर की जो राष्ट्रवादी भावना है वो समाप्त हो जाएगी। जो सांप्रदायिकता की आग को कैसे भड़काया जाएगा, तो लकड़ी उठा लाया मार्ले, सूखी लकड़ी। ये था उस समय का भारत सचिव। और घी डालने के लिए ले आया मिंटो, ये था उस समय का वायसराय। तो इन लोगों ने एक अधिनियम लाया, मार्ले मिंटो सुधार, इसकी हम बात करेंगे कल। ये है आपका फाइनल लीडर बोर्ड। दिव्या फर्स्ट, सीमा सेकंड, सुहानी थर्ड, बेबी पूजा, शिव, राहुल, मिली, नितिन और सोना। तो इस शब्द को कहीं विराम देते हैं, मिलते हैं रात 9 बजे इन्वायरमेंट की क्लास में। सभी लोग ज्वाइन करो, पेपर 1 की इंपॉर्टेंट क्लास होती है, सभी ज्वाइन ही नहीं करते। इन्वायरमेंट से 6-7 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कुछ लोग आते हैं, सभी नहीं आते।